हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो पढ़ेंगे हम आज। छोटा ही टॉपिक होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है फोर्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। फोर्स हम पढ़ेंगे आज, फोर्स। ठीक है, तो देखो आप इसको कहानी की तरह सोचो। मैं छोटी रखूंगा वीडियो, लेकिन इसमें फोर्स की जितनी भी आपकी 9th स्टैंडर्ड में चीज़ें वो सारी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली क्या है, देखो हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारा काम करते हैं। भाई कोई चीज़ अगर चल रही है तो उसको हम रोकते हैं, कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको हम धक्का भी मारते हैं। मतलब आप आसपास देखो, आप बहुत सी चीज़ों को मूव करते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं। तो बेसिकली फोर्स है क्या? अगर मैं बोलूँ कोई एक्शन हम जो करते हैं जिससे कि हम कोई सी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, उसी को हम फोर्स बोलते हैं। अगर हम बिल्कुल ईजिएस्ट, बिल्कुल फोर्स की तो बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है अगर हम साइंस में देखें, लेकिन आप 9th में हो तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि फोर्स बिल्कुल ईजिएस्ट डेफिनेशन क्या होगी कि कोई हम एक्शन जो लेते हैं किसी बॉडी पे, किसी बॉडी मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको पुल करने का या पुश करने का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, उसको मैं पुश कर रहा हूँ, तो मैंने जो एक्शन लिया ना पुश करने का, उसको धक्का मारने का, वो फोर्स लगाई मैंने उस बॉक्स के ऊपर, मैंने फोर्स लगाई। या फिर उसको पुल किया, अपनी तरफ खींचा उस बॉक्स को, तो भी मैंने फोर्स लगाई अपनी तरफ। जब पुश किया तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई, पुल किया तो अपनी तरफ मैंने फोर्स लगाई, तो पुल हो गया। तो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन हम फोर्स की ये बोल सकते हैं कि एनी एक्शन which causes pull or push on a body मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट on a body is called force। समझ आएगी बात? is called force। any action which causes pull or push on a body is called force। अब देखो आप ध्यान से सुनना, फोर्स क्या क्या कर सकती है। अगर मैं मोटा मोटी आपसे पूछूं तो फोर्स क्या क्या कर सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो क्या क्या कर सकता है बॉडी के साथ, बॉडी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या कर सकता है। अगर मैं चाहूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो अगर मैं उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स कैन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लगाऊं तो वो स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, है ना। मोटा मोटी काम बता रहा हूं। और क्या, अब जैसे मैंने बोला कि भाई अगर कोई मूविंग बॉडी है, उस पर मैंने फोर्स लगाई, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने फोर्स लगाई तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स जो है वो मूविंग बॉडी को स्टॉप करता है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे रुका हुआ है, उस पर अगर मैं पुश फोर्स लगाऊं तो वो मूव करने लग जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी मतलब कोई चीज जो रुकी हुई है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। स्टेशनरी कोई चीज जो रुकी हुई है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है उसको बोलते हैं स्टेशनरी बॉडी। तो आप क्या देख रहे हो ना, फोर्स अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो उसको स्टॉप कर सकती है फोर्स। अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है तो उस पर मैं फोर्स लगा के उसको मूव कर सकता हूँ। और क्या कर सकती है फोर्स मोटा मोटी? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की अगर किसी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल का यहाँ पर मान लो ये कोई बॉक्स है, ऐसे चल रहा है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, और अगर मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं, मान लो मैं ऐसे फोर्स लगा दूं तो ये ऑब्जेक्ट एकदम से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। कहने का मतलब यहाँ अगर मैं फोर्स ऐसे लगा दूं, इस डायरेक्शन में लगा दूं, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी। स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं जोर से फोर्स लगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, मान लो कोई बॉक्स है, बॉक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे चल रहा है, तो अगर मैं इस पर बहुत तेज एकदम फोर्स लगा लूँ तो हो सकता है तेजी से एकदम आगे चले जाए। जैसे हम किसी को धक्का मारते हैं, वो भी तो हम फोर्स ही लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाते हैं उसकी एकदम वो आगे की तरफ जाता है वो इंसान, तो हमने फोर्स लगाई। तो हम ये बोल सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, दोनों वर्ड में यूज करूंगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी। डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स में? फोर्स आप अगर ध्यान से देखो, फोर्स है ना किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। अब आप पूछें कैसे? आप एक रबर बॉल का एग्जांपल देखो, रबर बॉल देखिए ना, रबर बॉल, उस पर मैं ऐसे हाथ से उसको पकड़ता हूँ तो उस पर अगर मैं जोर से उसे प्रेस करता हूँ तो वो श्रिंक हो जाती है। रबर बॉल होगी या कोई स्पॉन्ज होगा, कुछ भी होगा, उसको मैं ऐसे जोर से दबाऊं तो श्रिंक हो जाता है ना। तो देख लो मैंने उसकी
क्या चेंज कर दी? मैंने उसकी शेप चेंज कर दी। तो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ द बॉडी। कुछ भी बोल लो आप, ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, बॉडी बोल रहे हो। तो ये फोर्स के कुछ मोटा मोटी कुछ काम है, ऊपर से हम देख रहे हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फोर्स क्या कर सकता है भाई? कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है अगर वो स्टेशनरी है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है ना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आया तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, किसी की शेप भी चेंज कर सकता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप 9th में इतना नहीं पढ़ोगे कि किसी ऑब्जेक्ट की फोर्स शेप कैसे चेंज करता है, क्योंकि इसमें मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रबर बॉल का, रबर बॉल पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो जरूर श्रिंक होकर उसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाऊं तो हो सकता है वो टूट ही जाए, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो शेप और साइज कैसे चेंज करेगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका मटेरियल कैसा है। तो अगर इलास्टिक मटेरियल होगा, इलास्टिक मतलब जो अपनी शेप को काफी टाइम तक खींच सकता है, उसको इलास्टिक बोलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप 11th वगैरह में ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया कि फोर्स शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। अभी हम ज्यादा फोकस करेंगे इन पे कि भाई फोर्स कैसे स्टॉप कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी फोर्स कितने काम कर सकते हैं। अब फोर्स कितने टाइप की होती है ये देखो, फोर्स कितने टाइप की होती है। फोर्स, अभी हम फोर्स पढ़ रहे हैं ना, फोर्स हम पढ़ेंगे 2 टाइप की। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स। देखो मैं हमेशा बताता हूँ जो बच्चे मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं कि टॉपिक में ही आपका टॉपिक का जो टाइटल होता है उसी में आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी छुपा होता है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, मतलब फोर्स हम 2 टाइप की पढ़ रहे हैं, एक होती है बैलेंस फोर्स, एक होती है हम अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या है? देखो इंग्लिश का वर्ड है, बैलेंस्ड है। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, बैलेंस फोर्स क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अब बहुत सारी फोर्सेज लग रही है, कोई ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेज लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई वुडन बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है फिजिक्स में। ये कोई वुडन बॉक्स है, इसके फ्लोर पे पड़ा हुआ है ना। इसमें बहुत सारी फोर्सेज लग रही है। एक फोर्स यहाँ पर लग रही है, मान लो उसका नाम F1 है। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F1, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F2, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जो आपका फ्लोर है ना, उससे जब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मान लो ये F1 और F2 की कुछ फोर्स लग रही है। मान लो F1 है 10 न्यूटन की, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है ना। तो मान लो ये जो F1 फोर्स लगी इस वुडन बॉक्स पे 10 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की तरफ लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी 10 न्यूटन लग गई। तो आप देख रहे हो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन है और F2 ये फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो भी 10 न्यूटन है, तो अगर मैं नेट फोर्स आपसे पूछूं, नेट फोर्स मतलब जो इफेक्टिव नेट फोर्स है वो कितनी होगी? तो F1 ये वाली फोर्स लगी 10 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगी, तो अपोजिट डायरेक्शन यानी माइनस का साइन लूंगा मैं, -10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन - 10 न्यूटन कितना हो गया? 0। तो नेट फोर्स 0 हो गई। तो इस तरीके की जो फोर्स होती है जिसमें नेट फोर्स 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। समझ गए? नेट फोर्स जिसमें 0 हो जाती है उन फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, हमेशा ध्यान रखना। तो इसी का अपोजिट आपका अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? अब ये वापस से वुडन ब्लॉक का एग्जांपल देखो कि कोई वुडन ब्लॉक है आपके सामने, वुडन ब्लॉक है, ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है ना, हवा में उड़ गया है तो ठीक है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई, एक सेकंड दूसरे कलर से, हाँ मैंने यहाँ पर फोर्स लगाई, F1 फोर्स लगाई, मान लो वो F1 फोर्स है 15 न्यूटन की, 15 न्यूटन की मैंने इस पे फोर्स लगाई ताकि ये जो ब्लॉक है ये आगे चला जाए, मूव कर दे, इस पे धक्का लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ इस पे, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में मैं इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैंने आपको क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लोर है वो ऑब्जेक्ट के साथ एक फोर्स लगाता है जिसका नाम होता है फिजिक्स में फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन। आपके जो शूज वगैरह आप पहनते हो, आपने देखा होगा ना, शूज जो होते हैं या फिर गाड़ी के टायर होते हैं, साइकिल के, बाइक के, कार के टायर, वो घिस जाते हैं। वो क्यों घिस जाते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से तो घिस जाते हैं। वो पहले वो कैसे चल चल के घिस जाते हैं ना, इसलिए तो घिसते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोर जो होता है, रोड जो होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होता है, तो उसी वजह से आपके जो टायर, शूज वगैरह घिस जाते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अनबैलेंस फोर्स समझा रहा हूँ कि अगर ये वुडन ब्लॉक है, इस पर मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है मान लो 10 न्यूटन की, तो क्या होगा? अब देखो मैं नेट फोर्स ढूंढूंगा। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, टोटल इफेक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं नेट फोर्स, टोटल इफेक्टिव फोर्स। तो मैं ग्रीन कलर से समझा रहा हूं आपको कि भाई ये पर अगर
नेट फोर्स मैं आपकी निकालूं यानी इफेक्टिव फोर्स निकालूं तो 15 न्यूटन की फोर्स लगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन की लगी। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो साइन हम नेगेटिव कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में लगी तो 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन कितना होता है 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स आ गई 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं आई, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ गई। तो ऐसी फोर्सेस जिनका नेट इफेक्टिव नॉन जीरो होता है उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि अनबैलेंस्ड है। जिनका इफेक्टिव नेट जीरो होता है उनको बैलेंस फोर्स, जिनका नॉन जीरो होता है उनको अनबैलेंस फोर्स। समझ आ गया? और हमेशा मूवमेंट होने के लिए अनबैलेंस फोर्स ही चाहिए होगी, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स रहेगी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया भाई, फ्रिक्शन, ये जो आपका ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का सम जब हमने किया तो जीरो आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इतना ऐसे कैसे जिस पोजीशन पे रहा उस पोजीशन पे ही रह गया। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने फोर्स थोड़ी बढ़ाई, हमने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई और अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लगी, तो 5 न्यूटन फोर्स लगी। नेट फोर्स जो हो गई वो 5 न्यूटन हो गई। तो उसका मतलब ये जो ब्लॉक है थोड़ा कहीं ना कहीं मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये वाली फोर्स ज्यादा है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स वो होती है जिनकी जो इफेक्टिव नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है, और अनबैलेंस फोर्स में इफेक्टिव नेट फोर्स नॉन जीरो होती है। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स ही चाहिए। भाई मैंने आपको बोला फोर्स दो तरीके की होती है, ध्यान से सुनो। एक होती है बैलेंस फोर्स होती है, एक तरीके की होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? बैलेंस फोर्स का मतलब मैंने ये समझाया कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर अलग बहुत सारी टाइप की फोर्स लगी हुई है तो उसकी अगर नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो इस तरीके की फोर्स को हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। और अनबैलेंस फोर्स को मैंने क्या बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे टाइप की फोर्सेस लग रही है तो उसकी अगर नेट फोर्स नॉन जीरो होती है, कुछ और होती है, जीरो के अलावा कुछ और होती है, तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको बोला कि जब भी फोर्स बैलेंस रहेगी, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो रहेगी, तो हम किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, स्टेट मतलब कि दो तरीके के जो स्टेट होते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन स्टेट है उसका, मतलब चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, या फिर रेस्ट में मतलब स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है वो दो तरीके का होता है, या तो वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होता है, मोशन स्टेट होता है, या फिर रेस्ट में होता है, मतलब रुका हुआ होता है। तो अगर हमें इस किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाना है, भाई अगर कोई मोशन में है तो हमें उसे रोकना है, तो हमें जितनी फोर्स से मोशन हो रहा है उससे ज्यादा फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, उस मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो रुक जाए। कहने का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि हमेशा आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाना है, स्टेट मतलब मोशन में तो रोकना है, रुका हुआ है तो मोशन में, तो उसके लिए हमें अनबैलेंस फोर्स चाहिए, तभी चेंज आएगा। अदरवाइज बैलेंस फोर्स में तो आपका ऑब्जेक्ट जैसा है जिस पोजीशन में वैसा ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर बैलेंस फोर्स रहेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो ही रहेगी, तो जीरो ही रहेगी तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। हमेशा नेट फोर्स नॉन जीरो होनी चाहिए कोई चेंज लाने के लिए, स्टेट में चेंज लाने के लिए ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि भाई ये आपका वुडन बॉक्स है, ठीक है, वुडन बॉक्स है, और इसको है ना, इसको दोनों तरफ से ऐसे स्प्रिंग से बांध दिया, ये इधर एक स्प्रिंग बांध दी, स्प्रिंग 1, और इधर भी एक स्प्रिंग बांध दी, स्प्रिंग 2, ठीक है, और दोनों तरफ से एक स्प्रिंग 1 इस डायरेक्शन में खींच रही है इस बॉक्स को, और स्प्रिंग 2 इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स को खींच रहे हैं। और देखो अगर स्प्रिंग 1 फोर्स लगा रही है मान लो 10 न्यूटन की, और स्प्रिंग 2 भी फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन की, तो ये दोनों खींचते रहेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ये जो बॉक्स है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स आप देख लो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन जीरो आ जाएगी, तो नेट फोर्स आपकी जीरो आ गई, मतलब ये बैलेंस हो गई फोर्स, ये फोर्स बैलेंस हो गई, दोनों फोर्स बैलेंस हो गई, तो ये जो बॉक्स है इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज करना है तो आपको अनबैलेंस फोर्स ही चाहिए होगी। अगर यहीं पर ही मैं अगर एक तरफ किसी स्प्रिंग की फोर्स बढ़ा दूं तो मूवमेंट हो जाएगी बॉक्स में। जैसे बैलेंस फोर्स तो देख लिया, दोनों 10 न्यूटन है, बैलेंस हो गई, नेट इफेक्टिव जीरो हो गया, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूं कि S2 पे मैं थोड़ी ज्यादा फोर्स लगा दूं, मान लो इस वाली डायरेक्शन में मैं ज्यादा फोर्स लगा दूं, मान लो 20 न्यूटन की फोर्स लगा दूं, तो अब देखो अब F जो नेट फोर्स होगी वो जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। तो इस केस में क्या होगा, देखो अगर मैं नेट फोर्स निकालूं इस केस में, तो ये 20 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स हमारी 10 न्यूटन आ गई, नेट फोर्स
10 न्यूटन आ गई, तो किस तरफ फोर्स ज्यादा है, इस तरफ फोर्स ज्यादा है, तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो हमने अब देखो इस तरह की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों, क्योंकि इसका जो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो नॉन जीरो है, 10 न्यूटन आ गया। तो आप समझ रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स ही चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स रहेगा, यहाँ भी देखो ना बैलेंस्ड है, तो फिर बैलेंस कर देगा, जीरो कर देगा नेट फोर्स जीरो कर देगा, तो कुछ मूवमेंट नहीं होगी। अगर मूवमेंट हो रही होगी तो मूवमेंट होती रहेगी। जैसे मूवमेंट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। अब जैसे मान लो ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार, कोई व्हीकल है, इस डायरेक्शन में ऐसे तेजी से चल रहा है, इस डायरेक्शन में तेजी से चल रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में तेजी से चल रहा है और मुझे इसको रोकना है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ना तेजी से, इस डायरेक्शन से तेजी से चल रहा है, और मुझे अगर इसको रोकना है तो मुझे इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, जो इस फोर्स से, जिस फोर्स से चल रहा है वो मान लो 20 न्यूटन है, तो मेरे को इस 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ऑब्जेक्ट रुकेगा। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो इन दोनों फोर्स बैलेंस होकर जीरो हो जाएगी और ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, ये कार चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो मतलब अगर ये चल रहा है, उसको रोकने के लिए भी, मतलब स्टेट चेंज करना है, चलना है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स चाहिए। बैलेंस फोर्स तो आपका नेट जीरो हो जाती है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे इस केस में ये बैलेंस फोर्स है भाई, इस डायरेक्शन में कार चल रही है, 20 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, मान लो इंजन लगा रहा है फोर्स, और इतना 20 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी सिर्फ 20 न्यूटन की फोर्स लगी है तो ये चलता ही रहेगी, ये कार, ये रुकेगी नहीं। तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ऑब्जेक्ट रुकेगा। जैसे मान लो अगर मैं 30 न्यूटन की फोर्स लगा दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये जिस फोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा है उससे ज्यादा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो अब ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो नेट फोर्स आपकी हो जाएगी, नेट फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगी, तो फिर ये एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, और ये अनबैलेंस फोर्स आ गई नॉन जीरो, तभी जाके ये रुकेगा। तो इसका मोशन, जो स्टेट था मोशन में था, ये इसका स्टेट क्या था, मोशन था, तो अब ये रुक गया। ठीक है, तो ये आपका खेल है पूरा बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें इनर्शिया पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।